नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 2024 के रण में सनातनी चुनावी हथियार बन चुका है, क्योंकि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन विरोधियों और इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला है और संदेश दिया है कि ये लोग सनातन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उसका साथ दे रही है। तो दूसरी ओर दिल्ली में भी अब स्वामी मौर्य और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संतों ने संग्राम छेड़ दिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, सड़कों पर सनातनियों का हुजूम है। विरोधियों के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही है और उन तमाम सियासतदानों के होश ठिकाने लगाए जा रहे हैं जिसने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा बताया। ये आवाज 100 करोड़ देशवासियों की है, ये आवाज साधु संतों की है, ये आवाज उन तमाम सनातनियों की है जो अब सनातन के अपमान पर संग्राम छेड़ चुके हैं। आज का ये कार्यक्रम हम उन लोगों का पुतला जला रहे हैं जो धर्मों में विद्वेष पैदा करते हैं, जो गाली गलौज करके मच्छर या एड्स कहते हैं और जो इस तरह की बात करते हैं खत्म करने की, उस विचारधारा के विरोध में है, उस विचारधारा का पुतला जला रहे। वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिनकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, जो सनातन की तुलना बीमारी से कर रहे हैं। और इसी पर अब पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है और चुनावी मंच से तमाम विरोधियों पर करारा हमला बोला है। अहल्याबाई और रानी दुर्गावती सहित हमारे अनेक पूर्वजों ने भारत की विरासत को समृद्ध करने में भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। मुद्दा सनातन के अपमान का है, मुद्दा इंडिया गठबंधन की चुप्पी का है और सवाल उन तमाम विरोधियों से है जो अब तक खामोश हैं। क्योंकि जब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम सनातन विरोधियों पर करारा हमला बोल सकते हैं, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव अब तक क्यों चुप हैं? सनातन को गाली देने का नाम सेक्युलरिज्म नहीं है, सनातन को गाली देने का नाम धर्मनिरपेक्षता नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जो लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत वो भूमि है जहां से विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष हुआ है, यही सनातन है। तो ऐसे सनातन को, जो सनातन प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, उस सनातन को अगर कोई गाली देता है तो रावण का वंशज नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि सनातन को गाली देने वाले ये लोग राक्षस लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, जिसका आदि है न अंत, उस सनातन पर जब हमला बोला गया तो विरोध की आवाज भी उठने लगी। यहाँ तक विपक्ष के सच्चे सनातनी भी सामने आ गए और उदयनिधि स्टालिन और स्वामी मौर्य जैसे बयानवीरों पर सियासी तीर छोड़े। लेकिन जो तस्वीर दिल्ली से आई वो विरोधियों को चिंता में डाल सकती है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो दिल्ली के संत समाज और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में एक बड़े प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजन किया गया है, पुतला बनाया गया है जिसमें उदयनिधि स्टालिन, सीएम स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य, कन्हैया कुमार, प्रियांक खड़गे समाज तमाम नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। और साफ तौर पर संत समाज का आरोप है कि इन लोगों ने सनातन पर न सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, बल्कि धर्म को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। खैर, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और इसका अंजाम विरोधियों को चुनावी मैदान में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदू एकजुट हो चुका है, सनातनी सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी इंडी गठबंधन को चेतावनी दे चुके हैं। सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। साथ ही अखिलेश के पीडीए का भी तोड़ निकाल लिया है। बीजेपी की कोशिश है कि जिस ओबीसी वोट बैंक के दम पर वो साल 2014 से लगातार कई बार चुनाव जीतती आई है, उसी वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए सभी जिलों में एक टीम बनाई जाएगी जो बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस के चुनावी पटल पर उत्तर प्रदेश नया अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार क्लीन स्वाइप का टारगेट रख चुकी है, जिसे चरितार्थ करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। पहले पसमादा सम्मेलन से मुस्लिम समुदाय में पैठ, तो अब ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए खास रणनीति, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 लाख कार्यकर्ता मिशन में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को लोकसभा चुनाव से पहले लामबंद करने के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास जुड़े और उनको जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत करने बीजेपी जा रही है। पहले ओबीसी महाकुंभ, फिर बाइक रैली और अब सोशल मीडिया के जरिए अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी मिली है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को जोड़ने का प्लान है। सरकार और बीजेपी की नीतियों का संदेश देंगे। हर जिले में 20,000 सोशल मीडिया वॉलंटियर्स तैयार हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए संदेश पहुंचाया जाएगा। यानी सोशल मीडिया को हथियार बनाकर बीजेपी अब पूरी तरह से युवाओं और ओबीसी मतदाताओं को जोड़ने के लिए तैयार है। कि देश का सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन ओबीसी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल बीजेपी की कोशिश समाजवादी पार्टी के उस पीडीए को टक्कर देने की है, जिसकी बदौलत घोसी में सपा की जीत हुई। और इसी चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसे अब सहयोगियों के जरिए भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को नेता नहीं बनने दिया, बल्कि पिछड़ों का हक लूटा। आपके फर्रुखाबाद में 14 थाने हैं। किसी थाने पर नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, लोध, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान। आप बता दीजिए किसी थाने पर। चुनाव में भले ही कुछ महीने का वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने हर मोर्चे पर अपनी पुख्ता तैयारी की है। और जिस तरह युवाओं का झुकाव सोशल मीडिया की तरफ है, ऐसे में अब युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी ने भी सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और 2.5 लाख कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने का लक्ष्य रखा है। एक टीम में 50-50 कार्यकर्ता होंगे। ओबीसी की 79 जातियों पर फोकस किया जाएगा। ये टीमें घर घर पहुंचकर चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगी। कार्यकर्ता को ट्रेनिंग देने की भी जिम्मेदारी होगी। 2.5 लाख से ज्यादा ओबीसी कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। यानी जिस रणनीति के साथ बीजेपी अपनी टीम तैयार कर रही है, उससे तो तय है कि 24 में विरोधियों को कड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि जिस वोट बैंक के जरिए अखिलेश यादव और मायावती चुनाव मैदान में उतरे हैं, उसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी नेताओं पर जमकर गरजे। उन्होंने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान इन दलों के नेताओं के मुंह से मुसलमानों को लेकर एक शब्द भी नहीं निकला। समाजवादी लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो। तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो।
और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वायनाड छोड़कर हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद गिराई गई। कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, आओ हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की महापंचायत से जुड़ी बड़ी खबर है। बीकेयू अराजनैतिक के नेताओं को सीएम ने बुलाया है। नेताओं को प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंचा है सीएम आवास। बीकेयू अराजनैतिक के जो राजेंद्र मलिक, राजेश सिंह और हरिनाम वर्मा समेत 11 नेता सीएम आवास पहुंचे हैं। गन्ना मूल्य वृद्धि से लेकर बकाया भुगतान, आवारा पशु, इन जैसे तमाम मुद्दों को लेकर किसान महापंचायत चल रही है और इन सभी को लेकर पहुंचे हैं सीएम आवास। लखनऊ से अहम खबर, इस महापंचायत को लेकर किसान नेताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है। राजीव सिंह फोन लाइन पर हैं। राजीव, बताइएगा कितनी देर से ये मुलाकात चल रही है और कौन सी बातें मुख्यमंत्री के साथ आज चर्चा में रहने वाली हैं इन किसानों की? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल द्वारा राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सैकड़ों किसान उस इको गार्डन में पहुंचे हुए थे। ऐसे में इस महापंचायत में जो किसानों की समस्या थी, चाहे वो गन्ना भुगतान हो या फिर गन्ना मूल्य में वृद्धि हो या फिर अन्ना पशुओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर ये किसान महापंचायत बुलाई गई थी। इसी को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीकेयू राजनीतिक दल के किसान नेताओं को अपने आवास पर बुलाया है और उनकी समस्या और उनके मुद्दों को सुन रहे हैं, क्योंकि लगातार योगी सरकार भी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है। तो ऐसे में उनकी अन्य क्या मांग है, इसकी जानकारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बीकेयू बिल्कुल और ये सारी बातें जो है वो चर्चा में रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बुलाया है इन किसान नेताओं को और इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा होगी सीएम से। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव। और सुल्तानपुर में शनिवार को डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की हत्या हुई और इस मामले में प्रशासन ने हत्या आरोपी के अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया। डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी के हत्या आरोपी का अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया। डॉक्टर के हत्या के आरोपी अजय नारायण सिंह का अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है और आरोप यह भी कि अजय नारायण सिंह पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। इस हत्याकांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ पप्पू पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्हीं से इस पर अपडेट लेते हैं। पप्पू, बताइए क्या अपडेट है इस बड़ी खबर पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से सरे तरीके से पीट कर हत्या की गई थी, उसमें प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पहले तो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। इसके साथ ही जो हत्यारे हैं उन पे इनाम की राशि भी तय कर दी गई है। और वहीं तथाकथित खुद को भाजपा नेता कहता है जिसके घर बुलडोजर पहुंचा है, वो एक अपना कार्यालय बना रखा था, आज उस कार्यालय को जमींदोज कर दिया गया। तो सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ये साफ संदेश दे रही है कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे जो भी हो। तो जिस तरीके से ये हत्या हुई है उसमें कड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर जिलाधिकारी ऐसे भू माफियाओं को भी चिन्हित कर रही हैं जो इस तरीके से जमीनों में काम करते थे और जमीनों के बदले अपनी दबंगई के बल पर वो उन जमीनों पर कब्जा किए थे, उनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है। उसके बाद उसको भी खाली कराया जाएगा। तो इस हत्याकांड में डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की हत्या की गई तो पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, अब पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, प्रशासनिक कार्रवाई इसमें चल रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया पप्पू, आप नजर बनाए रखिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।